हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस का प्रयोग अनुवाद में बहुत ज़्यादा है। ट्रांसलेशन जब हम करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, तो अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आती है तो विद्यार्थियों आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आप कहेंगे वाकई में ये चैप्टर बहुत ही आसान था। वैसे बहुत से यूट्यूबर आपको जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन हैं वो आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वो आपको इंटरेस्टिंग ढंग से बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं आपको केवल काम की चीज़ें बताऊँगा। मैं केवल आपको टॉपिक वाइज हर स्टेप जो है आपका क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा, और जिससे कि आपको ज़िंदगी भर हमेशा के लिए ये एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आ जाए। दिस चैप्टर इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरमीडिएट क्लासेज, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, एंड फॉर ऑल द कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स who is preparing for SSC CG, SSC 10+2, SSC CGL एंड बैंक्स हैं। ये इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम चलिए बिल्कुल शुरू से बिल्कुल इसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल वेस से इसको हम शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मतलब होता है कृत्य और क्रमवाच्य। वॉइस का मतलब, यहाँ पे वॉइस को हम दो भागों में बांट देते हैं, वाच्य को हम दो भागों में बांटेंगे, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, अब एक्टिव का मतलब होता है कृत्य और पैसिव का मतलब होता है कर्म। ठीक है, अब देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हमने डिफाइन किया और ये बहुत अच्छी परिभाषा है, आपकी बहुत जल्दी आसानी से समझ में भी आ जाएगी। एक्टिव वॉइस होता है क्या है, कृत्यवाच्य क्या होता है। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डोमिनेंट। एक्टिव वॉइस में द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डोमिनेंट। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो सर्वप्रमुख होता है, यानी वही मेन होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बताया कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को जान से मार दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका राम है। ठीक है, राम ने रावण को जान से मार दिया। ओके, तो ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक्शन है वो एक्शन कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, आगे अगले सेंटेंस में आते हैं। मिस्टर अजय बिल्ड दिस हाउस इन 2003। मिस्टर अजय ने यह घर 2003 में बनाया था। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में इसमें सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर अजय। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है। इतना तो आप विद्यार्थी जानते ही होंगे। अब आते हैं पैसिव वॉइस में। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डोमिनेंट। पैसिव वॉइस में वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सर्वप्रमुख होता है, वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं जो एक्टिव वॉइस में दिए थे हमने, राम किल्ड रावण। तो उसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रावणा वाज किल्ड बाई राम, यानी रावण को राम के द्वारा जान से मार दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर क्या है। दिस हाउस वाज बिल्ट इन 2003 बाई मिस्टर अजय। ये जो वाक्य हमने कहा था, ये अभी हमने बताया, मिस्टर अजय बिल्ट दिस हाउस इन 2003। मिस्टर अजय ने यह घर 2003 में बनाया था। तो क्या हो जाएगा, दिस हाउस वाज बिल्ट इन 2003 बाई मिस्टर अजय। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो इसमें करते क्या है भाई, एक्टिव से पैसिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं। फिर आगे टेंस को बढ़ा देते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है तो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। तो इसका जो है डिटेल हम अभी आपको टेबल इसकी हम समझाएंगे कि ये कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक हम समझते हैं कि आपकी समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का अनुवाद करने में, खास करके हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने में इसका क्या महत्व है, ये आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आइए हम आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे आपकी बात समझ में आ जाएगी कि इसका अनुवाद में कितना महत्व है। चैप्टर तो मैं डिटेल में पढ़ा ही रहा हूँ, प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि अनुवाद में इसका कितना महत्व है। जैसे लिखा है कि डकैती में बहुत धन चुराया गया था। अ लॉट ऑफ मनी वाज स्टोलन इन द रॉबरी।
अब ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। ध्यान से अगर इसको आप हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, डकैती में बहुत धन चुराया गया था चोरों के द्वारा। हालांकि ये बात नहीं लिखी है, तो ये आप समझ जाइए कि ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। अ लॉट ऑफ मनी वाज स्टोलन इन द रॉबरी, ठीक है, बाय द डकैट्स, बाय डकैट्स। तो ये यहाँ पर हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हिंदी में नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला सेंटेंस, ये मकान मेरे दादाजी द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द्वारा दे दिया गया है, ठीक है, तो ये तो और क्लियर हो गया कि ये पैसिव वॉइस में ही है, ठीक है। दिस हाउस वाज बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर, यह घर मेरे दादाजी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, बनवाया गया था। तो ये हमारे सब पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अब इसका एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा कि माय ग्रैंडफादर बिल्ड दिस हाउस, मेरे दादाजी ने यह घर बनाया। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस, अब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में, हमने पैसिव से एक्टिव कर दिया है। ये भी कभी कभी एसएससी हुआ और बैंक की परीक्षा है उसमें पैसिव से एक्टिव भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे बना है। अब देखिए दिस हाउस, इसमें क्या था, एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, क्या था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब इसको हम जब ले गए, देखिए यहाँ पे पैसिव में क्या कर दिया हमने, इसको सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। माय ग्रैंडफादर इसका सब्जेक्ट था, ठीक है, और ये देखिए ये अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, और बाई से जुड़ गया। तो यही होता है, ठीक है, कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी विद्यार्थियों। जनरल रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ सामान्य नियम हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ सामान्य नियम हैं। कौन से भाई सामान्य नियम हैं, ये हम देखते हैं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, वी कैन चेंज ओनली दो सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव विच हैव ट्रांजिटिव वर्ब, यानी हम केवल उन्हीं वाक्यों को, ठीक है, उन्हीं वाक्यों को बदल सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। वर्ब्स दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो जिस भी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यानी वर्ब ट्रांजिटिव होगी, तभी भैया पैसिव वॉइस बनेगा, अदरवाइज पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फिर देखिए, सेंटेंस विच हैव इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ऐसे वाक्य, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेज, ठीक है, ऐसे वाक्य, ठीक है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, मतलब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उनको हम एक्टिव से पैसिव में नहीं बदल सकते हैं, कदापि नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ही रैन अ रेस, वो एक रेस दौड़ा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टी और वी का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये बदल जाएगा। अ रेस वाज रन बाय हिम, ठीक है। अभी यहीं पर होता अगर कि ही गोज़, अब बस इतने पे ही बात ख़त्म कर जाती और कहा जाता है इसको बदलिए, तो ये नहीं बदला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब कैसी कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। कहने का मतलब ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आगे देखिए, ही बॉट अ साइकिल, उसने एक साइकिल खरीदी, उसने एक साइकिल खरीदी। तो अ साइकिल वाज बॉट बाय हिम, बहुत आसान भाई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गई, अ साइकिल क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अ साइकिल वाज बॉट बाय हिम, ठीक है, यहाँ पर भी ये वर्ब ट्रांजिटिव, ये भी बदल गया। अब देखिए, ही सैंग ए सॉन्ग, उसने एक गीत गाया, ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। अब ये सॉन्ग, ये आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको बेटा, इसको बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉग्नेट की हिंदी क्या होती है, सजातीय कर्म, सजातीय कर्म, यानी कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता है सजातीय कर्म, या इसको कह सकते हो कॉग्नेट मीन्स होता है सिमिलर, ठीक है, कॉग्नेट का मीन्स होता है सिमिलर। तो ये सजातीय कर्म होते हैं, ठीक है। जैसे उसने क्या गाया, उसने एक गीत गाया, तो
गीत गाना और गीत, ये दोनों कुछ सजाती दिख नहीं रहे आपको, ये दोनों सजाती आपको लग रहे हैं, इसीलिए ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट। आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। अब ये नया ऑब्जेक्ट है कॉग्निट ऑब्जेक्ट, इसको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कॉग्निट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब यानी वर्ब की तरह से दिखते हैं, वर्ब से उनका कोई ना कोई रिलेशन होता है, वर्ब से संबंधित होते हैं, इसीलिए उनको हम कॉग्निट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आशा करते हैं कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। जैसे अभी हम अगर कोई एक दूसरा सेंटेंस दे, हम कहते हैं ही ड्रीम्ड अ स्वीट ड्रीम, अ स्वीट ड्रीम, उसने एक मधुर स्वप्न देखा, उसने एक अच्छा स्वप्न देखा। तो स्वप्न देखना और स्वप्न ये कहलाता है कॉग्निट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो स्वीट ड्रीम है इसका रिलेशन है किससे, ड्रीम से, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं भैया कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कॉग्निट ऑब्जेक्ट मीन्स विच इज सिमिलर टू वर्ब ट्रांजिटिव, जो वर्ब ट्रांजिटिव के समान हो उसको हम बोलते हैं सजातीय कर्म या कॉग्निट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कॉग्निट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे अभी हम कहें कि ही फॉट अ फाइट, उसने एक लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो लड़ना और लड़ाई ये दोनों एक दूसरे के संबंधित कुछ दिख रहे हैं ना, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट। अब आशा करते हैं कि आपकी बात कॉग्निट ऑब्जेक्ट के समझ में आ गई होगी। कॉग्निट ऑब्जेक्ट पर आपको कोई नया वीडियो देखने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अब इसी को अगर हम बनाते हैं ही सैंग ए सॉन्ग को, तो ये हमारा पैसिव में बन जाएगा ए सॉन्ग वाज संग बाय हिम, ठीक है। अब देखिए ये चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि ही लुक्ड इनटू द मैटर, ठीक है। उसने मामले की छानबीन की। लुक इनटू मीन्स क्या होता है, लुक इनटू मीन्स होता है टू इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो उसने मामले की छानबीन की, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, लेकिन इनटू द मैटर इसको हम पूरी तरह से ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट किसका, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है वो भी किसका, इनटू का, ठीक है। मतलब ये जो है इनटू द मैटर, ये पूरा हमारा क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ये हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे वाक्यों की बेटा पैसिव वॉइस बन जाती है। बिल्कुल दिमाग में इस बात को रख लीजिए कि ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनती है। तो ये क्या बन जाएगा, द मैटर वाज लुक्ड इनटू बाय हिम। अब ये देखिए लुक इनटू हमेशा साथ में ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। हाँ, ये क्या है भैया, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और ये भी जब पढ़ाएंगे आपको तो हम बताएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा साथ ही में रहेगा, इसीलिए देखिए द मैटर इधर आ गया, द मैटर। अब ये वाक्य किस में था, पास्ट इंडेफिनिट में था, अब ये चेंज होगा तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो द मैटर वाज लुक्ड इनटू, अब इनटू पीछे ही रहेगा, इनटू बाय हिम। और इस तरीके से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं कि आपकी ये बात समझ में अब ये हम आपके सामने टेंस का चार्ट एक लेकर आए हैं, जिसका महत्व एक्टिव और पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये टेंस चार्ट है, इसको भाई समझना आपको बहुत ज़रूरी है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस हमने लिख दिया, ये पैसिव वॉइस, मतलब अगर एक्टिव वॉइस में इस टेंस के वाक्य हैं तो पैसिव वॉइस में इस तरीके से बदलेंगे, ठीक है। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो वो चेंज होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है भाई, इज एम आर होती है। जैसे इसकी क्या होती थी, डू या डज होती है, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी इज एम आर। अब इज एम आर चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या चला जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ठीक है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ही पड़ता है क्योंकि ये ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी सहायक क्रिया आपको पता है, हैज हैव होती है और इसको जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो हैज है प्लस बीन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज़ बीन हैव बीन, तो ये भैया नो चेंज होता है। ठीक है। फिर आगे आते हैं इसी तरह से पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। यानी यहाँ पर आपको ज़्यादातर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। यानी वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखिए पैसिव वॉइस में अभी हमने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है। टेंस चाहे जिसमें चेंज हो रहा हो उससे वो मायने नहीं रखता है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर लिखा है तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड होता है, उसकी क्या हो जाएगी, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो ये नो चेंज होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्यूचर टेंस बताएंगे कि वो कैसे बदले जाते हैं, और ये जितने भी हमने टेंस इधर बताए हैं इनको हम एक एक करके एक एक दो दो एग्जाम्पल ले करके हम तुमको बताएंगे कि कैसे जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में इन टेंसों को परिवर्तित किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।